प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग, नीति आयोग, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था व भारत की कर प्रणाली के बारे में विस्तार से सीख चुके हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में गरीबी का अध्ययन करेंगे। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया है और इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और समय समय पर गरीबी की परिभाषाओं में, गरीबी के आकलन में अंतर देखने को मिलता रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आप यहां पर सीखेंगे। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा सभी को पीडीएफ भी, नोट्स भी उपलब्ध कराया गया है। निःशुल्क कक्षाएं एवं पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराने के बाद हमारे चैनल के द्वारा 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक प्रतियोगी छात्रों को अपने तैयारी का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज में सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट वाइज पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं जो यूनिट वाइज होते हैं। इस तरह से संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक दूसरे, तीसरे एवं चौथे यूनिट की टेस्ट सीरीज पूरी की जा चुकी है और कल से 5वें यूनिट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। टेस्ट सीरीज प्रतिदिन शाम 8 बजे लाइव की जाती है, जिसमें 20 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है और 20 मिनट में 20 प्रश्न आपको उच्च स्तर की व्याख्या के साथ मिल जाते हैं। तो ये न केवल टेस्ट सीरीज है अपितु यह एक जीएस का संपूर्ण नोट्स है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा और चयन की अंतिम सूची में आपका नाम दिलाने का कार्य करेगी। दूसरी टेस्ट सीरीज विजय पथ टेस्ट सीरीज है, जिसका आयोजन 1 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यदि छात्रों की मांग रहती है तो इसको बढ़ा करके 10 फरवरी 2025 तक किया जा सकता है। इसमें 30 नंबर का संपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा, पूरा प्रश्न पत्र कराया जाएगा। इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लेवल आयोग के स्तर का होगा और ये सारी चीज़ें मेरे बताने पर आप कम विश्वास करेंगे। जब आप टेस्ट सीरीज में शामिल होंगे, 1-2 टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रतियोगी छात्र जो अभी तक सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं हुए हैं, वह भी अतिशीघ्र टेस्ट सीरीज में शामिल हों ताकि वह अपनी परीक्षा को
आसान बना सकें और अंतिम चयन सूची में अपना नाम ला सकें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जुड़ पाएंगे। मित्रों, आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वीडियो को पढ़ लेते हैं, ना तो कोई फीडबैक देते और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। शिक्षक कभी भी चोर नहीं हो सकता है। आप लोग सभी लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपका दायित्व तो है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, प्रतिदिन वीडियो भी पढ़ रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि इस चैनल को ऐसे प्रतियोगी छात्रों तक जरूर शेयर करें जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु ऑफलाइन कक्षाओं को पढ़ने में असमर्थ हैं या फिर दूर दराज रह रहे हैं। उन सभी प्रतियोगी छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, हमारे चैनल को पहुंचना चाहिए, ताकि सभी लोग अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गरीबी। मित्रों, भारत में गरीबी का इतिहास रहा है। गरीबी का आकलन करने के लिए समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता रहा है और इन समितियों द्वारा समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। गरीबी की परिभाषाओं में अंतर देखने को मिला है। तो आगे चल करके इन सभी समितियों को के बारे में विस्तार से सीखेंगे। गरीबी अथवा निर्धनता से अभिप्राय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, जिन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं शामिल होती हैं, इनको प्राप्त करने से वंचित रहता है। गरीबी मुख्यतः वंचन से संबंधित होती है। तो ऐसे व्यक्ति या समाज जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते, उनको भारत में गरीब कहा जाता है। गरीबी की अवधारणा सापेक्ष है। भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जो प्राप्त नहीं कर पाते, उनको गरीब कहा जाता है। वहीं विकसित देशों में, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में गरीबी की परिभाषा अन्य है। वहाँ की परिभाषा भारत से भिन्न है और भारत की परिभाषा भी जैसे जैसे समाज विकसित होता जाएगा, परिभाषा भी बदलती जाएगी। पहले केवल भोजन पर गरीबी का मापन किया जाता है था, फिर वस्त्र को शामिल किया गया, फिर मकान को शामिल किया गया और आगे चलकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी गरीबी के आकलन में शामिल किया गया। आने वाले समय में शुद्ध हवा, प्रकाश एवं इंटरनेट को भी मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस समय सूचना क्रांति का युग है और ऐसे समय में इंटरनेट का ज्ञान होना या फिर नेट होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अभी अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ पार्टियों के द्वारा वहां की जनता को डाटा देने का वादा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट चलाने के लिए डाटा भी जो है इस समय मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत है और धीरे धीरे इसको भी शामिल किया जाएगा। भारत में गरीबी के प्रकार की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने की दो विधियां, एक सापेक्षिक प्रतिमान विधि और दूसरा है निरपेक्ष प्रतिमान विधि। पहला है सापेक्ष प्रतिमान, रिलेटिव मेजर। सापेक्षिक प्रतिमान यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है।
विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है। इसे सापेक्षिक गरीबी या फिर रिलेटिव पुअर्टी कहा जाता है। सापेक्षिक गरीबी नापने की दो विधियां हैं, यहां पर आप देख रहे हैं। पहली विधि है लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणक। ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है विभिन्न आय वर्गों के बीच आय की विषमता को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यहां पर लॉरेंज वक्र को आप समझेंगे। लॉरेंज वक्र किसी देश में आय या धन के वितरण में आय की विषमता को प्रदर्शित करने का एक आरेखीय तरीका है। 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंज ने लॉरेंज वक्र को विकसित किया था। यहां पर इस चित्र के माध्यम से लॉरेंज वक्र की विशेषताओं को आप समझेंगे। इस चित्र में आप एक बार देखेंगे, ये वाई अक्ष है, यहां पर लिखा हुआ है वाई अक्ष, और यहां पर ये एक्स अक्ष है। और ये जो लाइन है ओ और बी, इसको पूर्ण समता रेखा कहा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है इक्वलिटी लाइन है, पूर्ण समता रेखा इसको कहा जाता है। एक्स अक्ष पर यहां पर आप देखेंगे, एक्स अक्ष पर आय प्राप्तकर्ताओं को या फिर परिवारों को इसमें शामिल किया जाता है। यहां पर दिख नहीं रहा है, कट गया है। और वाई अक्ष पर कुल आय का संचयी प्रतिशत दिखाया जाता है। कुल आय का संचयी प्रतिशत दिखाया जाता है। तो ये ओसी रेखा हो गई, एक्स अक्ष वाली ओसी है और वाई अक्ष वाली ओडी है, और पूर्ण समता रेखा ओबी है। तो यहां पर कुल आय का संचयी प्रतिशत यहां पर 100 दिखाया गया है, 100 तक दिखाया गया है। और यहां पर जो है आय प्राप्तकर्ताओं की संख्या को भी 100% यहां पर दिखाया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं लॉरेंज वक्र, एक नंबर ये जो ए लिखा हुआ है ये लॉरेंज वक्र है। जब किसी देश में आय में पूर्ण समता होती है, मतलब सभी की आय बराबर होती है, तो ये जो लॉरेंज वक्र है ये पूर्ण समता रेखा जो कि 45 डिग्री की होती है। लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के समान होता है, यानी किसी के ऊपर होता है। जैसे जैसे ही उस आय की, उस देश की या फिर उस समाज की आय में असमानता हो जाती है विभिन्न आय वर्गों के बीच, तो यह लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा से दूर नीचे की ओर बढ़ता जाता है और यहां पर पूर्ण असमानता दिखने लगती है। तो पूर्ण समता रेखा के पास जब होता है तो आय समान होती है, और जैसे जैसे दूर हटता जाता है यह वक्र, वैसे वैसे आय में विषमता देखी जाती है। तो यहां पर लॉरेंज वक्र की विशेषताओं को आप देख रहे हैं। लॉरेंज वक्र आय या धन के वितरण को दर्शाता है। यहां पर एक्स अक्ष पर परिवारों का संचयी प्रतिशत तथा वाई अक्ष पर कुल आय का प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है। यह 0 से 100 पर समाप्त होता है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर भी 100 है एक्स अक्ष पर, और यहां पर वाई अक्ष पर भी 100 है, 100%। यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित होती है तो उन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये पूर्ण समता रेखा है। जब किसी देश की आय पूर्णतः समान होती है, विभिन्न आय वर्गों के बीच आय समान होती है, तो ये ऐसे ही होता है। और जैसे जैसे आय में असमानता होती जाती है ये वक्र जो है समता रेखा से दूर नीचे की ओर बढ़ता जाता है। यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से अभी आप समझ सकते हैं
एक तरफ यहाँ पर एक्स अक्ष पर इनकम दिखाया गया है, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और दूसरी तरफ कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड दिखाया गया है। और ये लॉरेंज वक्र यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, ये पूरा लॉरेंज वक्र है, और जैसे जैसे ये दूर हटेगा पूर्ण समता रेखा से आय की असमानता बढ़ती जाएगी। रेखा चित्र में ओबी एक ऐसी रेखा है जिसे हम पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा से नीचे होता है, वह इससे ऊपर कभी भी नहीं जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज वक्र ये पूर्ण समता रेखा से नीचे ही रहेगा, ऊपर इस साइड में ये कभी भी नहीं जा सकता। इसके बाद ये पूर्ण समता रेखा से जितना दूर होगा आय का वितरण उतना ही असमान होगा। तो मुझे उम्मीद है लॉरेंज वक्र के बारे में आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब दूसरा है गिनी गुणक। यह किसी आबादी में आय या धन की असमानता को मापने का एक सांख्यिकी विधि है। 1912 में इटली के कोरेडो गिनी ने इसे विकसित किया था। इटली के कोरेडो गिनी ने इसे विकसित किया था। यह लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है। यह आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। तो गिनी गुणक को जी से प्रदर्शित करते हैं। गिनी गुणक निकालने का सूत्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं छायांकित क्षेत्र, अभी दिखाएंगे आपको छायांकित क्षेत्र, और नीचे पूर्ण समता रेखा से नीचे का कुल क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में जो है अनुपात को निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉरेंज वक्र में आप देख रहे हैं ये पहला है जो अंश में यहाँ पर लिखा हुआ है छायांकित क्षेत्र। छायांकित क्षेत्र मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए नंबर, जहाँ पर ए लिखा हुआ है ये वक्र की बात कर रहे हैं, इस छायांकित क्षेत्र की बात की जा रही है। छायांकित क्षेत्र, और जो हर में लिखा हुआ है यहाँ पर पूर्ण समता रेखा के नीचे का कुल क्षेत्रफल, तो ये पूर्ण समता रेखा है, ये पूर्ण समता रेखा है। अब इसके नीचे का पूरे क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो इन दोनों के बीच में छायांकित क्षेत्रफल एवं पूर्ण समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल के बीच में अनुपात निकाला जाता है। इसे गिनी गुणक कहा जाता है। विशेषताएं, गिनी गुणक यह 0 से 1 पैमाने पर मापा जाता है। 0 का मतलब है कि सभी के पास आय बराबर है। क्या है? सभी के पास आय बराबर है। और 1 का मतलब है एक ही व्यक्ति के पास सारी आय है। तो गिनी गुणक 0 और 1 के बीच में मापा जाता है। लॉरेंज वक्र के आधार पर गिनी गुणक की गणना की जाती है। लॉरेंज वक्र के आधार पर गिनी गुणक की गणना की जाती है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से लॉरेंज वक्र और गिनी गुणक के बारे में आपने विस्तार से सीखा है, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में आपके हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, अनेक स्रोतों से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो वीडियो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं या फिर पढ़ा दिए जा रहे हैं उसके अलावा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अधिक से अधिक कुछ कर सकते हैं तो पुराने प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर लिया करें। दूसरा है निरपेक्ष प्रतिमान, एब्सोल्यूट मेजर। यह प्रतिमान एक न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। इसमें मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है।
हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड से नीचे हैं और इन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धन रेखा पॉवर्टी लाइन कहते हैं। न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम आय व्यय करने वाले व्यक्तियों को बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फिर गरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब। इस प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक आर ब्यायड ने 1945 में किया था। उन्होंने गरीबी की माप करने के लिए क्षुधा रेखा की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो निरपेक्ष प्रतिमान में क्या होता है? गरीबी को मापने के लिए एक मापदंड बना लिया जाता है कि इससे कम जो व्यक्ति सुविधाएं प्राप्त करेगा उसको हम गरीब कहेंगे और ऐसे लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। भारत में गरीबी का मापन करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को कल पूर्ण किया जाएगा।